नमस्कार। आज के इस भौगोलिक विश्लेषण में एक बहुत ही शानदार यात्रा पर निकलने का अवसर है। एक ऐसी यात्रा जो किसी काल्पनिक कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे यथार्थ भारत की जमीन, पहाड़ों और समंदर से जुड़ी है। आइए आज सिर्फ नक्शों को नहीं, बल्कि उन असल रेखाओं और सीमाओं को समझें जिन्होंने इस महान देश के वर्तमान और भविष्य को गढ़ा है। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के नीले महासागर तक भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो ये विस्तार 2,933 किलोमीटर का है। ये कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा संसार है जो अनगिनत विविधताओं को समेटे हुए है। हमारी इस यात्रा का नक्शा कुछ इस तरह होगा। पहला, विश्व में भारत का स्थान। दूसरा, भारत की भौगोलिक सीमाएं। तीसरा, पड़ोसी देश और राज्य। चौथा, कर्क रेखा और मानक समय। पांचवां, भारत की समुद्री सीमाएं। और अंत में छठा, भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान। तो बढ़ते हैं पहले पड़ाव की तरफ। खंड 1, भारत विश्व में स्थान। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। अगर दुनिया की कुल जमीन की बात करें तो उसका केवल 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो हमें दुनिया में 7वें नंबर पर रखता है। लेकिन इसके ठीक उलट 2011 के आंकड़ों के अनुसार इस छोटे से 2.4% हिस्से पर विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। ये साफ दिखाता है कि हमारा भूमि संसाधन कितनी विशाल मानव क्षमता को संभाले हुए है। अब जूम इन करते हैं। खंड 2, भारत की भौगोलिक सीमाएं। इन सीमाओं को करीब से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी जो स्थलीय सीमा है, यानी जमीन से जुड़ी सीमा, वो पूरे 15,200 किलोमीटर लंबी है। वहीं इसके विपरीत हमारी तटीय सीमा, जो समंदर से मिलती है, उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। एक तरफ आसमान छूते पहाड़ और मैदानी सीमाएं हैं, तो दूसरी तरफ समंदर की अथाह लहरें। अगर इस तटीय सीमा को थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो एक बड़ा ही रोचक तथ्य सामने आता है। इस कुल 7,516 किलोमीटर की तटरेखा में से सबसे लंबी तटरेखा असल में मुख्य भूमि पर है ही नहीं। जी हाँ, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाए तो फिर गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करता है। चलिए अब समंदर के तटों से वापस जमीन की तरफ चलते हैं। खंड 3, पड़ोसी देश और राज्य। अक्सर जब भारत के पड़ोसियों की बात होती है तो सबसे लंबी सीमा के लिए दिमाग में चीन या पाकिस्तान का ही नाम आता है। लेकिन सच तो ये है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, पूरे 4,096.7 किलोमीटर लंबी, और इसमें पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। उसके बाद कहीं जाकर चीन और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। इन सीमाओं के सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि इनका अपना एक गहरा इतिहास है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की छोटी सी सीमा डूरन रेखा कहलाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और चीन के साथ मैकमोहन रेखा। यहाँ एक और कमाल की बात है, हमारे 4 क्षेत्र लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ऐसे हैं जो एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 3 अलग-अलग देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। भौगोलिक रूप से ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बात है। अब देश के भीतर चलते हैं। खंड 4, कर्क रेखा और मानक समय। मैप के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई ये जो कर्क रेखा है, ये असल में एक जलवायु विभाजक का काम करती है। ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। इसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी थोड़ा गर्म रहता है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला है। चलिए एक मानसिक रेलगाड़ी में बैठकर इस कर्क रेखा के साथ साथ पश्चिम से पूर्व का सफर तय करते हैं। शुरुआत होती है गुजरात से, फिर आता है राजस्थान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मात्र 23 किलोमीटर। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, जहां ये रेखा सबसे लंबा सफर तय करती है। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए हम पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मिजोरम पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर 8 राज्य इस एक रेखा के धागे में पिरोए हुए हैं। अब इस एक नंबर को बिल्कुल याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यही वो जादुई संख्या है जिस पर पूरे देश की घड़ियां टिक टिक करती हैं।
ये हमारी मानक समय रेखा है जो प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आखिर ये रेखा इतनी जरूरी क्यों है? समझने वाली बात है कि भारत का पूर्व से पश्चिम का फैलाव 30 डिग्री का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब उत्तर पूर्वी राज्य में सूरज उग रहा होता है तब पश्चिमी राज्यों में अंधेरा ही रहता है। असल में दोनों छोरों के बीच सूर्योदय में पूरे 2 घंटे का प्राकृतिक अंतर होता है, लेकिन पूरे देश में समय की एक ही लय बनाए रखने के लिए हम इसी एक मानक समय को मानते हैं जो ग्रीनिच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कभी जलवायु को बांटने वाली कर्क रेखा और समय को बांधने वाली मानक समय रेखा आपस में मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। भारत के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह है जहां ये दोनों अदृश्य रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और वो जगह है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। सच में भूगोल और समय का एक अद्भुत मिलन। अब वापस समुंदर का रुख करते हैं। खंड 5, भारत की समुद्री सीमाएं। समंदर को किलोमीटर में नहीं बल्कि नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। संयुक्त राष्ट्र के सख्त समुद्री कानूनों के हिसाब से ये तय होता है कि पानी में कितनी दूर तक किस देश का अधिकार होगा। तट से गहरे पानी की तरफ जाने पर अधिकार भी बदलते जाते हैं। 12 नॉटिकल मील तक समीपवर्ती सागर है जहां भारत का पूरा एकाधिकार है। 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र आता है जहां वित्तीय और सीमा शुल्क के अधिकार मिलते हैं। लेकिन सबसे विशाल इलाका है 200 नॉटिकल मील तक फैला अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ, जहां भारत को संसाधनों के इस्तेमाल और वैज्ञानिक रिसर्च का पूरा अधिकार प्राप्त है। समुद्री विषय से ही जुड़े 2 बेहद हैरान करने वाले तथ्य भी हैं। पहाड़ों की ऊंचाई नापने के लिए जो समुद्र तल का बेसलाइन इस्तेमाल होता है वो आज़ादी से पहले कराची से लिया जाता था, लेकिन आज इसे चेन्नई से मापा जाता है। दूसरी कमाल की बात, भारत का सबसे निचला बिंदु केरल का कुटनाड है जो समुद्र तल से भी 2 मीटर नीचे है, और यहाँ समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है ना अद्भुत बात? और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, खंड 6, भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान। अक्सर किताबों और चर्चाओं में हम भारतीय उपमहाद्वीप शब्द सुनते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस क्षेत्र को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है यहाँ जो इसे एक महाद्वीप का दर्जा देने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब खुद इस जमीन की बनावट में छिपा है। इसे सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि एक विशाल प्राकृतिक किले की तरह देखना चाहिए। उत्तर और पश्चिम में हिमालय, हिंदुकुश और सुलेमान पर्वतों की अभेद्य दीवारें हैं, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर का पहरा है। ये घेराबंदी इतनी अनोखी है कि इसके अंदर बसे 7 प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव का इतिहास, जलवायु और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़ गई है। यही अनूठी पहचान इसे एक उपमहाद्वीप बनाती है। और इसी विशाल विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। आज सामने आई ये संख्याएं, रेखाएं और सीमाएं, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। इन्होंने ही यहाँ के लोगों, व्यापार और संस्कृति की दिशा तय की है। तो क्या हमारा भूगोल ही हमारा भाग्य तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब भी कोई नक्शा सामने आएगा तो नजरिए में एक नया बदलाव जरूर महसूस होगा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।